वेलकम बैक टू एवरीवन। अब तक हम लोग मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का एडिशन और एडिशन मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज देख चुके थे, और मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख चुके थे और उसकी प्रॉपर्टीज देख चुके थे। राइट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। राइट। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे किया जाए। हम लोग बेसिकली जो मेन, अगर मैं बात करूं हेडिंग की, तो हम क्या पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट करा था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स से, जिसमें हम लोगों ने पहले एडिशन पढ़ा। एडिशन के बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और देन पढ़ा हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और उसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत क्यों है। राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं यहाँ पे दो स्टूडेंट ले लेते हैं। पहला स्टूडेंट वन, स्टूडेंट ए बोल देता हूं मैं इसको, और दूसरा है एक स्टूडेंट बी। राइट। और यहाँ पे पेन है, और यहाँ पे बुक्स हैं। राइट। तो पेन है, काउंट है, पेन 7 पेन्स हैं, 5 बुक है। इसने 5 पेन ले रखा है और 4 बुक्स ले रखे। ये एक डेटा आपको गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में। राइट। कि स्टूडेंट ए के पास 7 पेन है, 5 बुक है। स्टूडेंट बी के पास 5 पेन है, 5 पेन है और 4 बुक्स हैं। आपको क्या बताना है, और आपको प्राइस गिवन है। प्राइस गिवन है। कैसे प्राइस गिवन है, प्राइस आपको बताया हुआ है। इस मैट्रिक्स का डेटा क्या है, 2x2 का है। राइट। आपको प्राइस गिवन है। कैसे प्राइस गिवन है, ऐसा कुछ कहा गया है कि बुक पेन का प्राइस है 7, एक पेन का प्राइस है 10 रुपए, और एक बुक का प्राइस है 100 रुपए, ऐसा कुछ। ठीक है। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, ये शॉप वन है। मैं ऐसा बोलता हूँ, दिस इज शॉप वन। एंड एक शॉप टू है, जहाँ पे पर पेन की कॉस्ट है 9 रुपए, और हर बुक की कॉस्ट है कितना कर दें, 50 रुपीज कर देते हैं। चलो, बहुत सस्ती दे रहा है कंपेरिजन में, बट ठीक है, 50 रुपीज कर देते हैं। राइट। मुझे क्या बताना है कि स्टूडेंट ए अगर शॉप वन से बुक्स खरीदता है तो कितने में पड़ेगी, और शॉप टू से बुक खरीदता है तो कितने में, शॉप टू से स्टेशनरी खरीदता है तो कितने में पड़ेगी। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट बी, अगर शॉप वन से खरीदता है तो कितने में पड़ेगी, और शॉप टू से खरीदता है तो कितने में पड़ेगी। राइट। क्या बताना है, ध्यान से देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन क्या पूछी गई है। इन्फॉर्मेशन बेसिकली ऐसा, रिक्वायर्ड, क्या क्या बताना है। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वी वांट टू फाइंड प्राइस ऑफ टोटल स्टेशनरी, प्राइस ऑफ टोटल स्टेशनरी फॉर स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी व्हेन दे परचेज फ्रॉम शॉप वन एंड शॉप टू। ठीक है। अगर वो शॉप वन से खरीदते हैं तो कितने में पड़ेगी, शॉप टू से खरीदते हैं तो कितने में पड़ेगी। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि क्या हम निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला एकदम बहुत ही आराम से इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिखता हूँ, ए इक्वल टू 7, 5, 5 एंड 4। बिल्कुल आराम से मैंने मैट्रिक्स यहाँ लिख ली। बी इक्वल टू, इसको मैं इसको बोलता हूँ, दिस इज ए मैट्रिक्स एंड दिस इज बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स इज 10, 9, 100 एंड 50। ठीक है। हर एक रो और कॉलम, या फिर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स के हर एक ए ऑफ आई कोमा जे और बी ऑफ आई कोमा जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी क्लियरली नो दैट। जैसे कि मैं अगर आप बस आपसे पूछूं, एक बार मुझे सोच के बताओ कि यार ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचे देखो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टूडेंट बी के पास, स्टूडेंट बी को कितनी बुक्स चाहिए, है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शॉप टू में प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ व्हाट, हमें यहाँ पे लिखा नहीं ना, यही तो गलती कर दी, पेन का प्राइस और बुक का प्राइस। ठीक है। तो पेन का प्राइस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शॉप टू पे पेन का प्राइस 9 रुपए है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दो बातें तो क्लियर हो गई। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाली बात समझ में आ गई ना, तो मैंने बोला यार अब तो कुछ रहा ही नहीं। मुझे क्या निकालना है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन कि ये वाली चीज 7 बुक एक बार शॉप वन को सॉल्व कर दे। बेसिकली स्टूडेंट वन के लिए, एक्चुअली देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ कि जो
एक बार हम लोग लेते हैं स्टाइलिश ओपन करके मार्कर, मैं मार्कर लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज एक बार शॉप 1 के लिए सॉल्व हो जाए। देखो कैसे कैसे सॉल्व होगी, तो बहुत आराम से हो जाएगी। मैंने बोला 7 पेन है और 5 बुक है, पेन का प्राइस 10 रुपए, बुक्स का प्राइस 100 रुपए है, तो 7 into 10 प्लस 5 into 100, ये क्या है? स्टूडेंट ए के लिए, स्टूडेंट ए के लिए शॉप का परचेज। अच्छा मैं इसकी भी डायमेंशन लिख देता हूँ, 2x2, इसकी डायमेंशन भी थी 2x2। तो स्टूडेंट ए के लिए शॉप 1 से परचेज। अब स्टूडेंट ए का शॉप 2 से परचेज क्या होगा? बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली। देखो मैं इसी को ना एक बार कॉपी करना चाहता हूँ फटाफट से, ताकि हमने तो यहाँ बना दिया, चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। जैसे ये वाली चीज जो है, कलर बदलता हूँ कि ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी हो जाए। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ कि 7 पेन है, पर पेन 9 रुपीज का है, प्लस 5 बुक्स हैं और पर बुक 50 रुपीज की है। ठीक है, सिमिलरली अब 5 पेन और 4 बुक शॉप 1 से, 5 पेन 4 बुक शॉप 2 से, तो क्या हो जाएगा? 5 into 10 प्लस 4 into 100, दैट इज स्टूडेंट बी ने स्टेशनरी 1 शॉप 1 से सामान खरीद लिया। देन स्टूडेंट बी ने ही शॉप 2 से सामान खरीद लिया होता, तो क्या होता? 5 × 9 प्लस 4 × 50, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाली जब इंफॉर्मेशन है तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिमिलरली इसी इंफॉर्मेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन इस इंफॉर्मेशन के लिए इससे, और इसी इंफॉर्मेशन के लिए इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? विच इज नथिंग बट व्हाट? ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल होगा? ये तो इसके इक्वल है 70 प्लस 500 एंड 50 प्लस 400। यहाँ पे 7 into 9 व्हाट? It is 63 plus 250. Then it is 45 plus 200, ये आ जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू 570, एंड यहाँ पे क्या हुआ? 450, 3, 1 एंड नॉट 1, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यस यस 3, सॉरी 3, हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 245। तो ये कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। क्या यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं और प्रिसाइजली बोलूँ तो ध्यान से देखो, जैसे कि अच्छा एक बार ये रिजल्ट क्या है वो तो हमने फिगर आउट करा ही नहीं। रिजल्ट आ रहा है कुछ ऐसा, इनका जो मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट निकाला है वो ये आ रहा है, 570, 313, देन 450 और 245, राइट? अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार अगर स्टूडेंट ए, है ना, स्टूडेंट ए शॉप 1 से सामान खरीदता है तो इतने में कॉस्ट पड़ेगी, है ना? स्टूडेंट ए और शॉप 1, एंड स्टूडेंट ए अगर शॉप 2 से सामान खरीदता है तो इतने में पड़ेगा। स्टूडेंट ए और शॉप 2, यहाँ पे अगर देखो तो स्टूडेंट बी अगर शॉप 1 से परचेज करता है और स्टूडेंट बी अगर शॉप 2 से परचेज करता है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ स्टूडेंट ए यहाँ पे, स्टूडेंट बी यहाँ पे, और यहाँ पे शॉप 1 और यहाँ पे शॉप 2। तो ये मेरे पास इनका डेटा आ जाएगा कि परचेज इतने में पड़ेगा, 570 में, 313 में, 450 में और 245 में। ठीक है, अच्छा अब एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा जनरलाइज करें कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात एक और बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या थी? कि यार ए मैट्रिक्स जो था उसमें जितने जितने कॉलम थे वो कॉलम यहाँ पे हर बी मैट्रिक्स के रोज से मल्टीप्लाई हो रहे थे। जैसे 10 मल्टीप्लाई हुआ था, 7 मल्टीप्लाई हुआ था 10 से, 5 मल्टीप्लाई हुआ था 100 से। सपोज अगर यहाँ पे सी होता और यहाँ पे डी होता तो सी मल्टीप्लाई होता डी से। इससे एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट यार, वो ये समझ में आता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ए क्रॉस बी होना है, और ए की डायमेंशन, ए का ऑर्डर क्या है? अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो b का कुछ ऑर्डर होना चाहिए। b का क्या ऑर्डर होना चाहिए? देखो एक बात तो ये क्लियरली है, क्या पता है कि यार जितने
रोज जितने कॉलम ए के पास हो ना, उतनी रोज होनी चाहिए बी के पास। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई क्या, कि बी के पास ये बात तो क्लियर है कि अगर यहाँ पे एन कॉलम्स है ना, कॉलम्स फॉर ए, तो बी के पास एन तो पक्के से आएगा, एंड कुछ भी यहाँ पे दूसरा पी हो सकता है ना, अगला ऑर्डर पी हो सकता है। सो ये क्या होगा, रोज फॉर बी, और यहाँ पे कॉलम्स फॉर ए, ऐसा लिखता हूँ, कॉलम्स फॉर ए मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू रोज फॉर बी, राइट। अच्छा, अब एक और चीज यार, रिजल्ट किस डायमेंशन का होगा, सोच के देखो। यहाँ पे ये रो एक बार, ये वाली पूरी रो एक बार इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, तो यार जितने इसके पास, अगर आप ध्यान से देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा। अच्छा मैं फाइनली बताता हूँ, बेसिकली ए क्रॉस बी का ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट एम इंटू पी, कि जितनी रोज यहाँ पे हैं उतनी रोज आ जाएंगी रिजल्ट में, और जितने कॉलम इसके पास हैं, शॉप टू, जो शॉप वाला जो हमने मैट्रिक्स बनाया था, इनके कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो जितने यहाँ पे कॉलम होंगे उतने कॉलम रिजल्ट में होंगे, और रोज कितनी आएंगी, जितनी रोज ए पे होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्या मतलब है, एम इंटू पी हो जाएगा, दैट इज रोज ऑन ए मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑन बी मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा डायमेंशन फॉर, दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऐसा लिखता हूं मैं, फिर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस पी, वेयर एम इज रोज ऑन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एंड बी, पी इज कॉलम ऑन बी मैट्रिक्स, राइट। तो अच्छा, और अब मैं इसको जेनरिक करूं तो, अब मैं इसको जेनरिक करता हूं, एक बार ध्यान से देखना। मेरे पास एक मैट्रिक्स होता है ऐसा, ए ऑफ 1 1 1 2 1 3 1 4, ए ऑफ 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स होता है ए, क्या डायमेंशन है इसकी, 3 क्रॉस 4। तो इतना तो पक्का क्लियर है कि जो बी मैट्रिक्स होगा ना, बी मैट्रिक्स जो भी होगा, उसमें रोज तो डेफिनेटली 4 क्रॉस समथिंग होनी चाहिए। तो मैं 4 क्रॉस 3 कर लेता हूँ, राइट। जैसे कि यहाँ हो जाएगा क्या, B11 B12 B13, है ना, B21 B22 B23, B31 B32 B33, राइट, B41 B42 B43। ये मेरे पास आ गया एक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, मैं बोला A मल्टीप्लाई B किसके इक्वल होगा, सो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये वाली, एक बार देखो ध्यान से, पहली वाली कंप्लीट रो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना, कैसे, और मल्टीप्लाई होने के साथ शायद ऐड भी होगी, ध्यान से देखना बिल्कुल, बहुत आराम से एकदम समझदारी के साथ में। A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई B21 प्लस A13 मल्टीप्लाई B31 प्लस A14 मल्टीप्लाई B41। ये एक एलिमेंट का एक एलिमेंट का रिजल्ट ऐसा आएगा कि जो भी यहाँ पे इस बेसिकली, अच्छा अगर मैं इसका रिजल्टेंट लिखूँ ना, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट ऐसा कुछ होगा, ए क्रॉस बी का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, दैट इज C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। सो दिस इज नथिंग बट C11, ये आएगा C11 के इक्वल, है ना। सिमिलरली C12 क्या होगा और C13 क्या होगा, देन C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे और C23 निकालेंगे, एंड देन C31 C32 और C33 निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फटाफट से लिख देते हैं। एक तो निकाल ही दिया है, दूसरा निकालता हूँ मैं। मैंने बोला
ये हो गया इसके इक्वल। सी वन टू किसके इक्वल होगा? सी12। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम, ठीक है। ये वाली रो, देखो बेसिकली अगर 1 और 2 है ना, सी12 अगर मैं निकाल रहा हूं तो पहली रो फ्रॉम ए एंड दूसरा कॉलम फ्रॉम बी, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा सी वन टू इज A11 मल्टीप्लाई B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई B22 प्लस A13 मल्टीप्लाई B32 प्लस A14 मल्टीप्लाई B42, राइट, B42। सिमिलरली 1 3, देखो बी वाले में 2 कांस्टेंट रहा हर जगह, है ना, बी वाले में 2 कांस्टेंट रहा। अभी इसको हम जेनिक बनाएंगे, पर एक बार वैसे लिख लेते हैं। यहाँ देखो सी वन थ्री में क्या बन रहा है? सी13 दैट इज ये वाला, तो 1 रो यहाँ से और थर्ड कॉलम यहाँ से। सो A11 मल्टीप्लाई B13 प्लस A12 मल्टीप्लाई B23 प्लस A13 मल्टीप्लाई B33 प्लस A14 मल्टीप्लाई B43, ठीक है। ओके, सी टू वन किसके इक्वल होगा? सी टू वन ये वाला, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम। सो A21 मल्टीप्लाई B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई B22, नॉट B22, है ना, ये वाला B21, A11 था, A21 B11, A22 B21 प्लस A23 मल्टीप्लाई B31 प्लस A24 मल्टीप्लाई B41, राइट। 22, ध्यान से देखो, A22 C22 ये वाली पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, सेकेंड रो यहाँ से और सेकेंड कॉलम यहाँ से। सो A21 मल्टीप्लाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई B22 प्लस A23 मल्टीप्लाई B32 प्लस A24 मल्टीप्लाई B42, राइट, यहाँ से और यहाँ से ये वाला कॉलम। अब आगे बढ़ते हैं। A23 यानी सेकेंड, सी टू थ्री यानी सेकेंड रो यहाँ से और थर्ड कॉलम यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड रो यहाँ से और थर्ड कॉलम यहाँ से, तो A21 मल्टीप्लाई B13 प्लस A22 मल्टीप्लाई B23, ये 1 3 था, यहाँ पे 2 3 प्लस A23 मल्टीप्लाई B33 प्लस A24 मल्टीप्लाई B43, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बने हुए हो तो एक बस थोड़ी देर और पेशेंस रखना, बहुत ही प्रिसाइजली हम लोग जेनिक फॉर्मूला बना लेंगे। ध्यान से देखिए कैसे। A31 निकाल, A3 C31 निकालना है, C31 इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ देखो थर्ड रो फ्रॉम A, फर्स्ट कॉलम फ्रॉम B। सो ये हो जाएगा A31 मल्टीप्लाई B11 प्लस A32 मल्टीप्लाई B21 प्लस A33 मल्टीप्लाई B31, एक सेकेंड ऐसा लिख देते हैं, हाँ जी, B31 प्लस A34 मल्टीप्लाई B41, है ना, इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। देन C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये वाला, सेकंड कॉलम ये वाला। सो A31 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू B12 प्लस A32 मल्टीप्लाई B22 प्लस A33 मल्टीप्लाई B32 प्लस A34 मल्टीप्लाई B42, राइट। अब यहाँ देखो आगे C33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो A31 मल्टीप्लाई B13 प्लस A32 मल्टीप्लाई B23 प्लस A33 मल्टीप्लाई B33 प्लस A34 मल्टीप्लाई B43, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको लिख दिया है। अब एक बार इसमें से जेनरिक पैटर्न फाइंड आउट करो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखना एक बार। जैसे अगर मैं C13 निकालने आया हूं, है ना, C13, तो A में पहली वैल्यू हर जगह पे कॉमन है ना, और अगर आप B में देखो तो दूसरी वैल्यू हर जगह पे कॉमन है, राइट, दूसरी वैल्यू हर जगह पे कॉमन है। और जो यहाँ पे मूवमेंट है, जो मूवमेंट है वो किसके इक्वल हो रही है? 1
टू, थ्री और फोर। चार तो क्या है, रोज है ना, नॉट रोज, कॉलम्स हैं, सॉरी, कॉलम्स इन ए, ये जो है ना कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। या फिर मैं कहूं और अगर आप ध्यान से देखो तो रोज काउंट इन बी मैट्रिक्स, है ना, जितनी रोज हैं उतनी मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं इसको जेनरिक मेथड में क्या बोल सकता हूँ, सी ऑफ आई कॉमा जे, देखो सी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए ऑफ आई कॉमा के, देखो आई तो सेम है हर जगह, है ना, मल्टीप्लाई बी ऑफ, बी में क्या सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो बी में के कॉमा जे सेम है ना, बी में जे सेम है हालांकि, देखो बी में से जे सेम है नहीं हर जगह पे, तो बी में यहाँ पे मैंने के कॉमा जे सेम लिखा है। और देखो जितना ए में फर्स्ट वैल्यू का वो चेंज है ना, वन टू, सेकेंड वैल्यू का सॉरी आई कॉमा के, ये के कितना चेंज है, वन टू थ्री फोर। सिमिलरली वही चेंज बी की पहली वैल्यू के लिए, दैट इज ये वाली के, देखो वन टू थ्री एंड फोर। और ये सेम रहेगा, पता है क्यों, क्योंकि यार रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन अ बी मैट्रिक्स, तो वो दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वेयर के इक्वल टू वन से स्टार्ट होके कहाँ तक चलेगा, वन से स्टार्ट होके चलना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, या फिर मैं लिख सकता हूँ और नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, तो क्या मैं इसको हाईलाइट कर दूं, क्या फॉर्मूला जेनिक निकल के आया, सी ऑफ आई कोमा जे इज नथिंग बट ऐसा समीशन ऑफ ए क्रॉस ए ऑफ आई कोमा के मल्टीप्लाई बी ऑफ के कोमा जे, वेयर के बिलोंग्स फ्रॉम वन टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बोल दो, या फिर नंबर ऑफ रोज इन बी बोल दो, दोनों को एक, दोनों का एक ही मतलब है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट कैसे बनाना है ये वाली बात आपको क्लियर होगी। देखो अभी मुझे पता है एक बार में क्लियर नहीं होगी, आई एम वेरी श्योर, तो मैं बोलूंगा कि यार एक काम कर सकते हो, अगर अभी क्लियर नहीं हुई तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लो ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ पाए, राइट। तो ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आई कि एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का एक मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार रीआइट्रेट जरूर करना वीडियो को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ देखो, एक एक बात बताना चाहता हूँ क्या, कि जो मैट्रिक्स होती है ना, हम लोग मैथ्स में जो इंटीजर्स के लिए, नंबर्स के लिए क्या देखते हैं, यार अगर नम वन मल्टीप्लाई नम टू ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दैट इज कि यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा ना, नम वन मल्टीप्लाई नम टू, ये नम टू मल्टीप्लाई नम वन के इक्वल होगा। एक सेकेंड, क्या लिख रहे हैं हम लोग, नम वन, दैट ऐसा कुछ कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए है, ये होता है बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, है ना। मैट्रिक्स के केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है कि यार a मल्टीप्लाई बी, है ना, इक्वल टू बी मल्टीप्लाई हो, नॉट नेसेसरी, है ना, नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज ट्रू, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आ जाए। कोई एग्जांपल देख लें, चलो एक एग्जांपल बना के देखते हैं, देखते हैं हम ऐसा एग्जांपल बना पाते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ना हो पाए, ऐसा एग्जांपल देख पाते हैं, है ना। ये गलत है, ऐसा नॉट ऑलवेज, ऐसा लिखूंगा मैं, नॉट ऑलवेज। तो एक बनाया मैंने एग्जांपल, a इक्वल टू टू वन फोर जीरो, और एक एग्जांपल मैंने बनाया b इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालता हूं मैं, ए मल्टीप्लाई बी, तो ध्यान से देखो, ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो टू मल्टीप्लाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई टू, देन ये वाली रो और ये वाला कॉलम, टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई फोर, देन ये वाली रो और ये वाला कॉलम, फोर मल्टीप्लाई वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, फोर मल्टीप्लाई थ्री प्लस जीरो मल्टीप्लाई फोर, किसके इक्वल आ गया, ए इंटू बी। तो मैं डायरेक्टली ऐड करके लिखता हूँ, टू प्लस टू फोर, सिक्स प्लस फोर टेन, फोर प्लस जीरो फोर, ट्वेल्व प्लस जीरो ट्वेल्व।
तो ए क्रॉस बी तो इसके इक्वल आ गया है। अब देखते हैं एक बार बी क्रॉस ए किसके इक्वल आता है। होपफुली हमने सही एग्जांपल लिया हो, ताकि बी क्रॉस ए इसके इक्वल ना आए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं, आ भी सकता है पर हमेशा जरूरी नहीं होता। ठीक है, बी क्रॉस ए क्या आएगा? सो ऐसा बोलूंगा यहाँ पे, दिस रो एंड दिस कॉलम। ठीक है, सो 1 3 और 1 3 और 2 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 2 प्लस 3 × 4, ये और ये, देन ये और ये। सो 1 × 1 प्लस 3 × 0, देन ये और ये। सो 2 × 2 प्लस 4 × 4, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 × 1 प्लस 4 × 0। ठीक है, ऐसा बनाया, विच इज इक्वल टू वॉट, 2 और 12, 12 + 2 14। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 16 + 8 16, 4 × 4 16 + 8 कितना हो जाएगा 16 और 10 26 - 2 24। ठीक है, एंड यहाँ पे 2। ओके, होपफुली नहीं आ रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इट इम्प्लाइज दैट a × b नॉट इक्वल टू b × a। ठीक है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता, ये नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज याद रखना कि मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि a × b इक्वल टू b × o, नॉट ऑलवेज। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो तो सकता है, ये कुछ एग्जाम्पल में हो सकता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट अगर अगर a × b नॉट इक्वल टू b × a पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा नॉन कम्यूटेटिविटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अगला नोट 2 क्या बोलता है कि जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोलूं, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि a × b अगर जीरो के इक्वल है तो इधर a = 0 और इधर b = 0, है ना। ऐसा हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि यार अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाए तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर a मल्टीप्लाई a क्रॉस b, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, मल्टीप्लाई में a क्रॉस b अगर इक्वल टू 0 है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर ऐसा है तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इधर a इज जीरो मैट्रिक्स और b इज जीरो मैट्रिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 और 6 0 और 0, और एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, क्या होगा, है ना, 0 4। ठीक है, ऐसा कुछ बना नहीं तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, एंड ये भी हो जाएगा 0, और ये भी। हाँ जी, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं हम। ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आएगा 2 × 0 प्लस 0 × 4, देन इधर और इधर, सो 2 × 0 प्लस 0 × 1, देन ऐसा और ऐसा, 6 × 0 प्लस 0 × 4, एंड यहाँ पे 6 × 0 प्लस 0 × 1, राइट, विच इज 0 0 0 0, एंड दैट मीन्स इट इज इक्वल टू ओ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ जीरो मैट्रिक्स। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली क्या है, बट हेयर A is non-zero matrix as well as B is non-zero matrix।
क्या ये बात समझ में आई? कि यार अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स हो या बी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। बल्कि हम मैथ्स में ऐसा पढ़ा करते हैं, नंबर्स की गेम में जब भी हम देखते हैं तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि ए इंटू बी अगर इक्वल टू जीरो है तो इधर ए इक्वल टू जीरो या फिर बी इक्वल टू जीरो, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैट्रिक्स में ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी आपको। नोट वन और नोट टू दोनों क्लियर होंगी, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ जी, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लीकेशन की, क्या क्या होती हैं? जैसे कि एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स के केस में एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि अगर एक मैट्रिक्स है ना, फॉर मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, राइट? कि अगर, है ना, फॉर अ वैलिड इनपुट, कि यार अगर इनपुट वैलिड हैं और ए इनपुट अगर वैलिड है, दैट मीन्स कि डायमेंशन मैनेजेबल है, कि हाँ ए इंटू बी किया जा सकता है, फिर बी इंटू सी किया जा सकता है अगर, है ना, अगर उनके प्रोडक्ट अलाउड करते हैं, मतलब उनकी ऑर्डर्स अलाउ करते हैं ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर मैनेजेबल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर मैनेजेबल, देन ए इंटू बी इंटू सी ऑलवेज इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये चीज हमेशा इक्वल होगी, तो एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स फॉलो करता है, राइट? और बिल्कुल सेम इसी तरह से मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, फॉर, है ना, ऐसा फॉर वैलिड, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, फॉर वैलिड कंडीशंस, दैट इज वही ऑर्डर वगैरह का, कि हाँ वो मैनेजेबल है। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले फॉलो होते हैं? पहला देखो कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, राइट? दूसरा एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना ऐसा कि ए और सी बिल्कुल सेम सेम है, मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखो। मतलब एक जगह से अगर देखा जाए कि मैं सी का नाम ए रख दूं यहाँ पे, और ए और बी का नाम बी और सी रख दूं, तो बात तो सेम ही है। सेम बात नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है ए इंटू बी, अगर आप इसका नाम ए रख देते हो ना, तो सोच के देखो यहाँ क्या आएगा, नाम वैल्यू अलग आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मैट्रिक्स में अभी हमने ये वाली चीज देखी है ना, नॉन कम्यूटेटिविटी होती है, कि ए इंटू बी जरूरी नहीं कि बी इंटू ए के इक्वल हो। इसीलिए यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिए हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, राइट? ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक बार नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब है इसका? देखो पहले तो ये समझ लो कि किसी भी ऑपरेटर की आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर ऑपरेटर? व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर ऑपरेटर? हालांकि ये आप लोगों ने फंक्शन वगैरह में पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ बहुत ही क्विक पेस पे। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ समझो, कोई वैल्यू वैल्यू ऑपरेटर और यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी हो, और ये इक्वल टू वैल आ जाए, तो समझ जाना कि आई इज आइडेंटिटी फॉर ऑपरेटर ओपी, जो भी ऑपरेटर यहाँ पे बना हो। ठीक है, ऑपरेटर ओपी, जैसे कि एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो, मैं बोलता हूँ कि यार एडिशन में अगर मैं बात करूँ, तो एक बार सोच के देखो, एडिटिव आइडेंटिटी हमने क्या डिस्कस करी थी? एडिटिव आइडेंटिटी, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी अभी अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। एडिटिव आइडेंटिटी पहले देख लेते हैं, कि वैल्यू प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि एडिटिव है, और आई इक्वल टू वैल आएगा। इट इंप्लाइज दैट आई इज नथिंग बट, इससे कट गया जीरो। ठीक है, तो नंबर्स में जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, और मैट्रिक्स के केस में जीरो मैट्रिक्स इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एक बार वैसे ही देखें ऑपरेटर में,
इन मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी इन मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी इन मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? तो ध्यान से देखो, वैल मल्टीप्लाई समथिंग आई इक्वल टू वैल आ जाए, इट इम्प्लाइज दैट आई से आई कट, वैल से वैल कट गया, आई इक्वल टू वन। तो जो वन नंबर में होता है ना, वन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, राइट? क्या ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक बार मैं वैसे ही कुछ पूछूं, इससे सिलेबस से अलग, एक बार मुझे बताना, अगर मैं पूछूं कि यार मैक्स की आइडेंटिटी क्या होगी, अगर मैं मैक्स को एज अ ऑपरेटर कंसीडर करूं, राइट? यहां बोलता हूं कंसीडर मैक्स एज एन ऑपरेटर। कैसे मैक्स को ऑपरेटर की तरह कंसीडर करोगे? देखो ऐसा पूछ रहा हूं मैं, मैक्स ऑफ ए कॉमा आई इक्वल टू ए हो जाए, तो ऐसी आई की ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं कि जब भी मैं मैक्स निकालूं, जब भी मैं मैक्स निकालूं उन दो वैल्यूज का, तो हमेशा ए आ जाए, मैक्स ऑफ ए कोमा आई। तो यार मैं सोच के देखो, मैं बोलता हूँ कि आई इक्वल टू, आप नेगेटिव का इन्फिनिटी रख दो, है ना? नेगेटिव के इन्फिनिटी से किसी भी वैल्यू को कंपेयर करोगे तो वो वैल्यू बड़ी ही मानी जाएगी, राइट? अगर आई इक्वल टू नेगेटिव का इन्फिनिटी, देन मैक्स मैक्स ऑफ ए कोमा आई हमेशा ए देगा। इट इम्प्लाइज दैट नेगेटिव इन्फिनिटी इज आइडेंटिटी फॉर मैक्स ऑपरेटर। हालांकि मैक्स ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसा नहीं है, मैक्स ऑपरेशन बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? मैक्स ऑपरेशन, राइट? तो चलो अब वापस आ जाते हैं। सेम इसी तरह से एक बार सोचना कि मिन की आइडेंटिटी क्या होगी, मिनिमम की आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है? ये सोचना, मिनिमम की आइडेंटिटी क्या होगी, राइट? तो चलो एक बार यहाँ आ जाते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हमने आइडेंटिटी मैथ इसमें निकाली, एडिशन में निकाली, सब्ट्रैक्शन में निकाली, तो यार मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? सो ए मल्टीप्लाई आई इक्वल टू ए आ जाए ना, तो पता है इस केस में क्या होता है? ये आई जो होता है ना, एज आई इज एन आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इसकी वैल्यू क्या होती है? मैट्रिक्स तो लिख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन लिखना था, मल्टीप्लिकेशन। और हम लोग इसकी वैल्यू पढ़ चुके हैं, आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आई इक्वल टू होता है, जैसे अगर 3 क्रॉस 3 है तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कुछ होता है, राइट? और यहाँ पे ना एक और चीज है, ए क्रॉस आई इक्वल टू ए होगा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई क्रॉस ए। ये बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स में यही यहाँ पे देखो, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लगाया कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, मैंने बोला नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज ट्रू, ठीक है? यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन तो हमें मिल गया कि ए क्रॉस आई इक्वल टू आई क्रॉस ए होता है, ये ट्रू है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, राइट? तो उम्मीद है कि यहाँ पे ये तीनों हमको समझ में आया, क्या एसोसिएटिव लॉ समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया, और द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बेसिकली एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट, ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसको आप किसी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाएगा। एक बार एग्जांपल के लिए दिखाऊं आपको, जैसे एक बार देखना, मेरे पास एक एक मैट्रिक्स होता है ऐसा, 3 4 2 6 0 1 7 1 2, एक मैट्रिक्स ऐसा होता, और आई क्या हो जाएगा? आई तो 3 क्रॉस 3 का, आई तो सर्टेनली ऐसा हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0। आई ऐसा आ गया। मैं कह रहा हूँ ए क्रॉस आई निकाल दो यार एक बार, ए क्रॉस आई फटाफट से। तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 4 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो सिर्फ 3 आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 0, 4 इंटू 1, 2 इंटू 0, तो सिर्फ 4 आया। देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, 2 इंटू 1, तो सिर्फ 2 आया। यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 1, 0 इंटू 1, नहीं नहीं सॉरी, 6 इंटू 1, 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो सिर्फ 6 आया। ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 आया। ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 6, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, तो सिर्फ 1 आया। नाउ थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, 7 इंटू 1, 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो 7 आया। 7 इंटू 0, 1 इंटू 1, 2 इंटू 0, तो सिर्फ 1 आया। 7 इंटू 0, 1 इंटू 0, 2 इंटू
वन तो सिर्फ टू आया। ठीक है, तो क्या आपने ये चीज देखी, ए क्रॉस आई हमेशा ए के इक्वल ही आ गया, इट इज इक्वल टू ए। एंड इसको करके देखना कि आई क्रॉस ए क्या आता है, आई क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और हमें पता है ना, हमने देखा है कि ए इंटू बी जरूरी नहीं है हमेशा कि बी इंटू ए के इक्वल होगा, तो आप एक बार ये निकाल के देखो क्या ये ए के इक्वल आता है या नहीं। राइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, देखो मुश्किल टॉपिक है, मानता हूँ मुश्किल टॉपिक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। ठीक है, बंद करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, तो बंद कर देते हैं।